हेलो एवरीवन, लीगल बीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत दिन से अवेटेड बिहार जुडिशियरी 33rd बिहार जुडिशियरी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 173 पोस्ट के लिए वैकेंसी अवेटेड थी। पहले से ही कैलेंडर में एग्ज़ाम के डेट, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के डेट घोषित किए जा चुके थे, लेकिन नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतज़ार था स्टूडेंट्स को। ये इंतज़ार भी अब समाप्त हुआ और 173 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी आ चुकी है। 1000 तरह के क्वेश्चन थे कि क्या जो ये जुडिशियरी का एग्ज़ाम है इसमें बीएनएस का क्या होगा। ऑलरेडी आप गजट में सरकार ने पहले से अनाउंस कर दिया था कि जो सीआरपीसी है या एविडेंस है या आईपीसी है, इसको अब पुराने हिसाब से नहीं, ये नए एक्ट के हिसाब से अब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। नया अपडेट ये है कि बीएनएस को जोड़ दिया गया है और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बीएनएस को कंपलसरी पेपर के रूप में रखा गया है। प्रीलिम्स में तो सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि मेंस में यह प्रोसीजर के पेपर में इसको इंक्लूड किया गया है। अब देखना ये है कि बीएनएस का जो समायोजन है वह उसके मार्क्स का किस तरह से किया जा रहा है, उसमें किस तरह से ग्रुप बना के किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रोसीजर में कई सारे एक्ट एक साथ समाहित हो गए हैं जिनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो बीएनएस पर जो संभावनाएं थी वह कुछ हद तक उसका निदान निकल चुका है, जो शंकाएं थी उसका निदान निकल चुका है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अधूरे हैं कि बीएनएस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका वेटेज क्या होगा, मार्क्स का वेटेज क्या होगा, प्रीलिम्स में वेटेज क्या होगा, मेंस में वेटेज क्या होगा। तो इन सब सवालों का खोजने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक जो क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स के कि इस नोटिफिकेशन को कैसे समझें और आगे बिहार जुडिशियरी के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, ताकि 30 मई 2026 को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए कौन सी रणनीति बनाएं कि आप सफलता को प्राप्त कर सके। तो आइए आज के वीडियो में इसको खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कल दिनांक 23/2/2026 को यह नोटिफिकेशन आया। 25 तारीख से फॉर्म भराया जाना है। 25/2/26 से ये फॉर्म भरने का ये वेबसाइट पर आ जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं, इसका कोई भी पीडीएफ बना करके आपको देने की ज़रूरत नहीं है। विशेष रूप से जब 25 तारीख यानी कि कल के दिनांक में जब ये ऑलरेडी फॉर्म बीपीएससी के पोर्टल पर आ जाएगा तो और भी कुछ शंकाएं जो है वह समाप्त हो जाएंगी और सारा जो उहाफों की स्थिति है समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, 25/2/2026 अभी जो नोटिफिकेशन में डेट है से 18/2/2026 के बीच में यह फॉर्म भरने का डेट है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी किया जा चुका है। अब इस 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को किस तरह से सर्टिफिकेट के फॉर्म में देना है, क्या ये ऑनलाइन अपलोड करना है या फिर इसके लिए अलग से हार्ड कॉपी बना के देना है, ये सारी चीज़ें अभी फॉर्म आने के बाद ही तय होंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें यह पत्रांक दिनांक ये है कि आलोक में 173 पद के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसकी विस्तृत जानकारी है वो बीपीएससी के जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको मिल सकती है। ठीक है, इसमें बाइफर्केशन किया हुआ है कि अनारक्षित वर्ग यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 69 पोस्ट हैं, जिसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो है वह महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 25 सीटों का है। 69, ध्यान रखेंगे कि केवल बिहार की महिलाओं को यह आरक्षण मिलेगा
और बिहार की महिलाएं जो जनरल में हैं उनको इसके बिहाफ में क्या देना है कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी देना है। तो अनारक्षित वर्ग के यानी अनरिजर्व कैटेगरी के 69 पोस्ट हैं आउट ऑफ 173। जो ईडब्ल्यूएस का जो पोस्ट है वह 17 है, इसमें 5 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये ईबीसी होता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं बिहार में BC1 कहा जाता है इसमें। यहाँ ST, SC और यहाँ BC2, ठीक है। इनके जो पद है वह क्लासिफाइड यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल 173 पोस्ट के लिए है, जिसमें महिलाओं की संख्या 61 होगी, ठीक है। 1% जो सीट होगा वह दिव्यांग जनों के लिए, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए यह रिजर्व किया गया है, ठीक है। ये नॉर्मल बातें दी जा रही है कि जो डिफेक्ट कलर विजन जिनको है उन लोगों को इसमें अयोग्य डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन वह शारीरिक रूप से इस क्षमता में हो कि वो जुडिशियल सर्विस के में अपना योगदान कर सके, जुडिशियल ऑफिसर के रूप में अपना योगदान कर सके, वो उनकी शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। जो शैक्षणिक योग्यता है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर हम लोग फोकस करते हैं कि यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इससे जो मान्यता प्राप्त जो विधि स्नातक है, यानी कि LLB, या तो 3 ईयर LLB या 5 ईयर LLB का कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया है बार काउंसिल से, वो अप्रूव्ड होना चाहिए। अप्रूवल सर्टिफिकेट भी आपको जरूरी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। ये हमेशा से मांगा जाता रहा है कि संबंधित शिक्षण संस्थान में उक्त महाविद्यालय, संस्थान, विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। यानी आपको एक चाहिए अप्रूवल सर्टिफिकेट, एक अप्रूवल सर्टिफिकेट जो जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं, अगर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज से पढ़े हैं तो कॉलेज की स्थिति में आप वहां जा करके जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनसे साइन किया हुआ एक अप्रूवल लेटर लेंगे, जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि आपने जिस शैक्षणिक सत्र में, जिस सेशन में आपने पास किया है LLB या BA LLB, वह सेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड था, ठीक है। ये ध्यान में रखना होगा। ये बिहार में ही मांगता है, बाकी कहीं और जगह नहीं मांगता है। तो ये अप्रूवल सर्टिफिकेट, इसके लिए अलग से हम लोग एक अप्रूवल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको दे देंगे, ताकि जिस कॉलेज में इस तरह का नहीं मिल रहा है या वो अनअवेयर बताते हैं कि हमको नहीं जानकारी है, जैसे कि विगत वर्षों में देखने को मिला है कि स्टूडेंट ने बार बार पूछा है कि ये अप्रूवल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, कॉलेज कह रहा है कि इस तरह का कौन सा सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो वो फॉर्मेट आपको आप DM कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वो फॉर्मेट, और उससे आप अपने कंसर्निंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं कि इस तरह का फॉर्मेट में हमको बना के देना है, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है वह कम से कम 3 वर्षों का जो है वह बार में विधि व्यवसायी के रूप में, लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में आपको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। और जो अब ईयर को जो गणना की जाएगी वह किस दिन से की जाएगी, तो पंजीकरण की तिथि से, यानी इनरोलमेंट की तिथि से। शुरुआत में ही जब एक्सपीरियंस की बात हुई तो हुआ कि किस दिन से, जिस दिन से प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं उस दिन से, या जिस दिन आपको इनरोलमेंट नंबर मिला। इनरोलमेंट नंबर में इनरोलमेंट डेट भी दिया रहता है, वो इनरोलमेंट डेट से 3 साल का समय पूरा होना चाहिए। किस दिन पूरा होना चाहिए, वही 23/2/2026 के पहले आपका पूरा हो जाना चाहिए। 23 तारीख से पहले आपका पूरा हो जाना चाहिए। ये नहीं कि 18 तक आपको फॉर्म भरना है तो 18 के पहले पूरा हो रहा है, नहीं, ठीक है।
प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र जो है वह कहाँ से मिलेगा, तो प्रैक्टिस इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे कल जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो एक वीडियो आपको और भी इसके बारे में मिलेगा। तो प्रैक्टिस का जो प्रमाण पत्र है वह कहाँ से मिलेगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वहाँ प्रधान न्यायिक प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, है ना, जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहा है। अगर उस न्यायालय के किसी अधिवक्ता के द्वारा एडवोकेट को भी दिया गया है जो 10 साल का अनुभव रखता हो, 10 ईयर प्रैक्टिस उसने किया हो, और जिसे ऐसे जिला के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने उनको इस तरह से करने के लिए ऑथराइज किया हो। ऐसे तो कोई भी 10 साल का प्रैक्टिशनर आपको दे देगा नहीं, 10 साल का वो प्रैक्टिशनर जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होता है उसने उसको स्पेशली ऑथराइज किया हो, ठीक है, वो भी दे सकता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के एंड से यह प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में है तो वहाँ भी एडवोकेट के द्वारा वह अप्रूव्ड होना चाहिए, जिसको 10 साल का अनुभव हो, 10 ईयर प्रैक्टिशनर हो, ठीक है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको क्या किया गया हो, ऑथराइज किया गया, उसको ऑथराइज किया गया हो उस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। प्रैक्टिस को काउंट करते समय उन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है कि जैसे कोई जज के यहाँ या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ अगर कोई लॉ क्लर्क के रूप में या लॉ असिस्टेंट के रूप में वह अगर वर्क कर रहा हो और उसने 1 साल का प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस के बाद वो वहाँ वर्क कर रहा है, तो उस वर्क को भी उसमें काउंट किया जाएगा और सब मिला करके 3 साल होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, तो उसको भी काउंट किया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि जो किस दिन, तो कहता है कि विज्ञापन प्रकाशन के दिन, विज्ञापन का प्रकाशन का जो दिन है वह दिन कौन सा है, 23/2, इसी दिन ये सारा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आयु सीमा के बारे में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट यही है, इस पर एक और वीडियो आपको लेकर के आएंगे। जो एज लिमिट है, एज लिमिट भी एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल बात है, वह है कि 1/8/2025 मिनिमम एज काउंट करना है, तो उसके लिए पैरामीटर क्या है, 1 अगस्त 2025 है, ठीक है। जो मैक्सिमम अगर काउंट करना है तो 1/8/2022 मैक्सिमम काउंट करना है, इसलिए कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2022 से कंटिन्यू इंतजार में हैं और प्रेजेंट टाइम के हिसाब से उनका एज एक्सपायर हो गया है, जो कि 35 ईयर होता है, तो एज एक्सपायर हो गया है, तो उनका एज प्रेजेंट टाइम से नहीं काउंट किया जाएगा, उनका एज काउंट किया जाएगा 2022 से, उनका एज 2022 से, और उस समय वो 35 साल के हुए थे कि नहीं, उस समय वो 35 से अगर 1 महीना भी कम है तो वह एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दोनों टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके ये मिनिमम एज के लिए 1/8/2025, क्योंकि 22 से अगर काउंट किया जाएगा तो कई लोग अभी एलिजिबल ही नहीं होंगे, माइनर माने जाएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रेजेंट टाइम में जिन्होंने एज अचीव कर लिया है वो किस दिन से काउंट होगा, प्रेजेंट टाइम से नहीं, प्रेजेंट टाइम से नहीं, जैसे आज जो 2026 23/2/2026 का जो नोटिफिकेशन निकला है उस दिन को अगर वह इस 22 साल पूरा किए हैं तो वो एग्जाम में एलिजिबल नहीं है। उनका मिनिमम एज किस दिन पूरा हो जाना चाहिए, 1/8/2025 को पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज के लिए ये टाइम दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह का कोई अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो डायरेक्ट मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, और नंबर इस चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वह जो 40 साल, जैसे इसमें अलग अलग दिया है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 साल मिनिमम एज है, 22 साल से अधिक होना चाहिए, तो मिनिमम एज 22 और मैक्सिमम एज जो है वह किसी का 35 है, किसी का 40 है, किसी का 37 है, तो अलग अलग जैसे रिजर्वेशन का जो सिस्टम है बिहार में उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है।
अब आते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न के अनुसार क्या स्थिति है। तो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये जो है वो प्रीलिम्स के एग्जाम का ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट पेपर, इसका हम लोग प्रॉपर वीडियो बनाया है कि सिलेबस क्या होगा, वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो है वह जीके का होता है, सेकेंड पेपर लॉ का होता है, सेम डे दोनों एग्जाम होते हैं ज़्यादातर। पिछले बार जो है वह एक एक दिन करके एग्जाम हुआ था, लेकिन जनरली दोनों पेपर एक ही दिन एग्जाम हो जाता है। इसके लिए 1.5 घंटा अवार्ड किया गया है, इसके लिए 2 घंटा किया गया है। 100 नंबर का है, ये 150 नंबर का है। जितने मार्क्स हैं उतना क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क्स मिलता है। एपीओ में ऐसा नहीं है, एपीओ पर हम लोग बनाएंगे तो फिर बताएंगे, ठीक है। ओएमआर बेस्ड ये एग्जाम होते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से एक सही करना होता है, ओएमआर शीट को कलर करना होता है, ये पूरा सिस्टम है। जो लीगल बीज एकेडमी पिछले 2 महीने से बिहार जुडिशियरी के लिए टेस्ट सीरीज चलाता रहा है, और आगे भी 30 मई तक ये जो टेस्ट है वो शेड्यूल किए जा चुके हैं। आप डायरेक्ट मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और टेस्ट में जुड़ करके अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक जा रही है। तो आगे हम लोग प्री का जब एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद मेंस लिखित एग्ज़ाम, मेंस के एग्ज़ाम जो होते हैं, मेंस के एग्ज़ाम में आपको इतने सारे पेपर पढ़ने हैं, यानी कि जनरल नॉलेज पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, एविडेंस एंड प्रोसीजर पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदू लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, और एक लास्ट कमर्शियल लॉ, ठीक है। ये 5 पेपर ऐसे हैं, ये 5 पेपर ऐसे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 ऑप्शनल पेपर है, और इन 5 ऑप्शनल पेपर में से 3 आपको चुनना होता है। 3 ऑप्शनल पेपर, एक लॉ का कंपलसरी पेपर, ये कंपलसरी पेपर है, ठीक है। 4 पेपर हो गए, और उसके बाद जीके जीएस, जीके जीएस ये भी कंपलसरी है। इतने सारे एग्जाम होते हैं। 4 लॉ के पेपर 150 नंबर के होते हैं, टोटल 600 नंबर का लॉ का पेपर होता है, और 250 नंबर के जीके जीएस होते हैं। टोटल 850 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम होगा, 850 नंबर का मेंस का एग्जाम होगा। 2 पेपर और होंगे, हिंदी और इंग्लिश, जो कि क्वालिफाई नेचर के होंगे, उसमें 30 मार्क्स लाना आपके लिए कंपलसरी होगा, ठीक है। उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, ये मार्क्स काउंट किया जाएगा। और 850 में अगर इसमें आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अगर आप लगभग 450 से 80 के बीच में अगर मार्क्स लाते हैं तो आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं। प्री के एग्जाम के लिए जो 250 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें अगर आप 160 165 लाते हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है इसमें। और बाकी आप देखेंगे कि 10 टाइम्स 10 गुना के रूप में प्रीलिम्स में लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, 3 गुना में मेंस में सेलेक्ट किया जाता है, और फिर इंटरव्यू के साथ मेंस के मार्क्स मिला करके और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। मेंस के बाद जो इंटरव्यू का एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अदरवाइज आप कितना भी नंबर लाए हैं तो वह आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वह है कि पेपर जो है वह पेपर का किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक ही चीज इसमें ध्यान में रखना है जो कि हमारे काम का है, जो बाकी वीडियो तो पहले बनाए जा चुके हैं। तो एक ही चीज काम का है, वह क्या है कि एक संशोधन नियमावली बनी है 2026, और इसमें लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर जो कि कंपलसरी पेपर मेंस में है, प्रीलिम्स में भी पेपर है। तो इसमें अब एविडेंस, सीआरपीसी, इन सब को नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आएगा, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगा, उसके बाद एक और जोड़ा गया है वह है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। जो आईपीसी था अब पहले नहीं जुड़ा हुआ था, अब बीएनएस को भी इसमें जोड़ दिया गया है। बहुत दिनों से
लोगों की ये मांग थी कि जिस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को काम करना होता है वही सब्जेक्ट आपने सिलेबस में नहीं डाला है। तो बीपीएससी के द्वारा इसमें सुधार किया गया है, सरकार के द्वारा सुधार किया गया है, और अब बीएनएस को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो किसका पेपर माना जाएगा? तो ये लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर में ऐसे टोटल 6 पेपर इसमें अब इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें और पेपर क्या है, वो सीपीसी है, सीपीसी के बाद प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट है और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है। तो 3 आपके सिविल के पेपर हैं और 3 क्रिमिनल के पेपर हैं, जैसे बीएसए, बीएनएस एंड बीएनएसएस। ठीक है, तो ये आपको शामिल किया गया है। बाकी जो सिलेबस है उसको लेकर के पहले वीडियो बनाया जा चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट की मांग थी कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो वो वीडियो आज आपके सामने उपलब्ध है। इससे आपका मार्गदर्शन होगा ऐसी उम्मीद है। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस को लेकर के आप में एक दुविधा है वह कल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद एक वीडियो जो कि आपके असिस्टेंस के लिए ज़रूरी होगा वह फिर से हम लोग लेकर के आएंगे। तो कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू।